नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो शेखावटी मिशन 100 अपने को दे रखा है, उसके पहले 3 पार्ट जो हैं अपने वो पीछे की वीडियो के अंदर कर चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, जो अभी अपना एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद आगे के आज जो बायोलॉजी के 3 चैप्टर हैं अपने सिलेबस में, उनका आज अपने रिवीजन करते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करते हैं साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। अपना छठा पार्ट है, छठा लेसन है अध्याय जैव प्रक्रम। इसमें से कुल 9 नंबर का प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या इस पाठ में से 6 होगी। 3 प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, एक अति लघुत्रात्मक होगा, एक लघुत्रात्मक होगा और एक दीर्घात्मक होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना कि अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है। तो अमीबा जो भोजन है वो कूटपाद या पादाब की सहायता से करता है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा है अपना कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सपोषी पोषण जो पेड़ पौधे करते हैं, अपने आप करते हैं, वो होते हैं सपोषी। तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। तो जैव उत्प्रेरक है वो एंजाइम हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो क्षुद्रांत हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। पायरुवेट के विखंडन से CO2 बनता है, जल और ऊर्जा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 के अंदर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त का थक्का बनाने का जो जहाँ पे चोट लग जाती है और उसके बाद रक्त बहता है, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं थक्का। तो ये प्लेटस का काम होता है, 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 7वां प्रश्न है पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम, यानी कि पादपों के अंदर जल को लेके जाना विभिन्न भागों तक, तो वो जाइलम के का अंतर्गत होता है। अगर फ्लोएम हो तो फ्लोएम ये करता है, जो भोजन है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, उन भोजन को प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का जो काम है फ्लोएम के द्वारा होता है। 8वां प्रश्न है मानव में वृक्क का कार्य क्या है। तो वृक्क का जो कार्य है वो उत्सर्जन है, जो भी अपना अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, उत्सर्जन वृक्क के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। 9वां है मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिया है। 10वां प्रश्न है मछली के हृदय में कोष्ठक होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं। किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं। तो वाल्व ध्वनि के अंदर पाए जाते हैं, जो हृदय के अंदर आपने सुना होगा वाल्व के नाम से, अपने वैसे भी बोलचाल में सुनते हैं, तो ध्वनि आ जाएगा। 12वां प्रश्न है पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो अपने मैंने बता चुका हूँ, फ्लोएम के द्वारा होता है। 13वां प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्संद वक्र में होता है। प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक, तो ये अपना आ जाएगा 180 लीटर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 लीटर। संजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना कहलाता है। संजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। 15वां है अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है। तो अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे है अगला अपना 16वां प्रश्न है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, यानी कि ऊपर का रक्तदाब और नीचे का जिसको अपने बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 120 और 80, 120/80 mmHg। इसके बाद 17वां प्रश्न है रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। रुधिर का द्रव भाग जो प्लाज्मा कहलाता है। 18वां प्रश्न रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं वो ध्वनि कहलाती है, जो कि शुद्ध रक्त होता है।
और अशुद्ध रक्त है जो विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से वापिस हृदय तक लेके आते हैं तो वो हो जाएगा शिरा के अंदर आ जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं, 2 धमनी और 2 शिराएं होती हैं, जिसको अपने आलिंद और निलय बोलते हैं। 20वां प्रश्न है, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत होती है, तो ये आ जाएगा अपना इसका उत्तर वायु कुप्पिका आ जाएगा। इसके बाद कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 21, पत्तियों का रंग हरा हरित लव के कारण होता है। 22वां प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं छोटे छोटे पत्तियों के ऊपर, उनके माध्यम से होता है। 23वां प्रश्न है, शुद्धात्र के आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा प्रवृत्त पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। 24वां प्रश्न है, पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही, तो दीर्घरोम आ जाएगा इसका आंसर। 25वां है, श्वसन में ग्लूकोज का पायु बेट में विखंडन प्रक्रम में संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होता है ग्लूकोज का। 26वां प्रश्न है, पेशियों में रिक्त स्थान के जमाव के कारण दर्द होता है, तो लैक्टिक अम्ल का ज्यादा जमाव हो जाता है शरीर के अंदर, जिसके कारण दर्द होता है। 27वां है, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, अवशोषित वसा का जो वहन है। 28वां प्रश्न है, कृत्रिम वक्र द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना कहलाता है अपोहन कहलाता है। अपोहन यानी कि जो कृत्रिम डाला जाता है तो उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना। 29वां प्रश्न है, जकृत से जकृत रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। और 30वां है, जकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस खाली स्थान में भेजते हैं, शुद्रांत के अंदर भेजते हैं। उसके बाद छोटे अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें लार्य अमाइलेज का क्या कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा जटिल मंड को सरल शर्करा में बदलना इसका कार्य है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, समीकरण है ये अपनी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये अभिक्रिया का समीकरण आपको अच्छे से याद करना है। 6CO2 और 12 अणु जल के लेने हैं, साथ में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अपने को दिखाना है, और आगे ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण भी होता है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन शुद्रांत के अंदर होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम, तो ये याद रख लेना सफाइग्नोमीटर, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का रंग किस वर्णक की उपस्थिति से लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन आ जाएगा। उसके बाद 36 नंबर है, आमाशय में पेप्सिन का कार्य है, तो इसमें पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। 37 नंबर प्रश्न, 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए, तो एक कोशिकीय जीवों के नाम एक तो अमीबा है और एक पैरामीशियम, ये 2 हैं जिसके अंदर एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। उसके बाद द्वार कोशिकाओं का कार्य, तो पत्तियों में छिद्रों का खुलना या बंद होना, ये द्वार कोशिकाओं का कार्य है। उसके बाद 39 नंबर, शुद्रांत में प्रोटीन पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन जो नाम का एंजाइम है वो शुद्रांत में प्रोटीन का पाचन करता है। आगे 40 नंबर प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, तो अम्ल की भूमिका भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना है। कोशिका की ऊर्जा किस मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम भी अपने से पूछ सकता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है, 30.5 किलो जूल ऊर्जा विमोचित होती है। 43 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पर होता है, तो वायु कुपिका के अंदर होता है। 44 नंबर प्रश्न है, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है, तो जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक जो बल है वो बाष्पो उत्सर्जन कर्षण बल होता है, बाष्पो उत्सर्जन कर्षण बल। 45 नंबर प्रश्न है, मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, जिसको अपने वक्राणु भी कहते हैं। उत्सर्जन इकाई, मानव की सबसे छोटी उत्सर्जन इकाई। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न लघुत्रात्मक टाइप के आ जाएंगे, जिसमें लिखा है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर काफी अच्छा प्रश्न है ये।
संजीवों के सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। रंध्रों का खुलना व बंद होना किस तरह संपन्न होता है, तो ये हो जाएगा द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती हैं एवं रंध्र खुल जाते हैं। यानी कि जो द्वार कोशिकाएं वो जल को अवशोषित करती है, उसके कारण वो फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। इसी तरह कोशिकाओं के सिकुड़ने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके आगे 48 में है पायस्थीकरण किसे कहते हैं, तो वसा के बृहत अणुओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना पायस्थीकरण कहलाता है। दंत शरण क्या है, तो दंत शरण इनेमल तथा डैटिन के धीरे धीरे मृदकरण के कारण होता है। इसका कारण जीवाणु द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना है। दंत शरण है वो इनेमल तथा डैटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका कारण जीवाणु द्वारा शर्करा पर क्रिया की जाती है जीवाणु के द्वारा, जिसके कारण अम्ल बनता है और अम्ल के कारण दंत शरण होता है। इसके आगे 50वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जब पौधे भोजन बनाते हैं तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। क्लोरोफिल जो पाया जाता है पत्तियों में वो उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना एवं जल अणुओं का अपघटन करना। ठीक है, और तीसरा इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। 51 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर की विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र बनाइए। यानी ग्लूकोज किन किन माध्यमों से उसका विखंडन होता है, तो ग्लूकोज हो जाएगा कोशिका द्रवा के अंदर, पायुर्वेद के अंदर होता है 3 वायु के अणु प्लस ऊर्जा। तो ये एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, जिस्ट के अंदर होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंदर क्या कुछ बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में ऊर्जा बनेगी। दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये हमारी पेशी कोशिका के अंदर होता है, क्या कुछ बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा 3 अणु बन जाए कार्बन के। और तीसरा जो है वो कोशी ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा। तो जब पूछे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पे होगा, तो जिस्ट के अंदर होगा, क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 अणु ऊर्जा के। दूसरा कि ऑक्सीजन के अभाव में तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगी, कहाँ पे होगा ये हमारी पेशी कोशिका के अंदर होता है, इसका जो विघटन है पेशी कोशिका के अंदर। और तीसरा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर तो ये हो जाए ग्लूकोज का विघटन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्या कुछ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। इसके बाद 52 नंबर है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्यों में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्कर में रक्त हृदय में 2 बार आता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद 53 है 53 नंबर प्लेटस द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है, तो शरीर से रक्त स्राव होने पर प्लेटस कोशिकाएं चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। 54 नंबर प्रश्न हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, साथ ही O2 व CO2 का परिवहन भी प्रभावित होगा। इसके बाद कुछ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, तो इसके अंदर अपने को एक तो ये याद रखना है कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन, ठीक है, अमीबा का पोषण का सचित्र वर्णन करना है, सचित्र इसको समझाना है, तो ये अपने इसका आंसर ये आपको पासबुक के अंदर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका अपने को साफ सुंदर एक डायग्राम बनाना है और उसको समझाना है। इसके बाद अगला है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र पूछ सकता है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। अगला प्रश्न है अमाशय में पाचन क्रिया को समझाइए, तो अमाशय के अंदर पाचन जो होता है भोजन का किस तरीके से होता है उसको समझाना है। तो इसके आंसर अपने को दे रखे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से सीधा रीड कर लेना। इसके बाद है 58 नंबर क्षुद्रांत में पाचन क्रिया समझाइए, तो क्षुद्रांत के अंदर पाचन क्रिया किस तरीके से होती है। इसके बाद 59 नंबर है 59
वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने, कुछ जीवों के नाम लिखने जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय तो O2 की उपस्थिति में होगा, अवायवीय O2 की अनुपस्थिति में होगा, और वायवीय जो है वो जीवों यानी कि जो O2 की उपस्थिति में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और जो वायु की यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो जिस्ट के अंदर होता है। वायवीय के अंदर यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और यहाँ से क्या बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है, और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। और जो वायु की अनुपस्थिति में यानी कि CO2 की अनुपस्थिति में होगा तो वहां पे अपने देखा था ऊपर इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ऊर्जा क्या बनेगी उससे तुलना में कम बनेगी। तो इसके हो जाएगा अंतर। उसके बाद मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, तो ये जितने भी चित्र हैं मानव पाचन तंत्र के हैं, श्वसन तंत्र के हैं, ठीक है, मादा नर जनन तंत्र है तो नर जनन तंत्र है, इन सभी के जो अपने हृदय का नामांकित चित्र हैं, तो सभी जो डायग्राम है अच्छे तरीके से आपको पहले कॉपी के अंदर बना के उसके नाम लिख के अच्छे से आपको करके जाने हैं। उसके आगे अगला प्रश्न है मानव की श्वसन क्रियाविधि को समझाना है। तो ये मानव की श्वसन क्रियाविधि हो जाएगी, यहाँ से भी याद कर सकते हो, नहीं तो आपकी बुक के अंदर दे रखा है अच्छे से, वहां से भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। मानव की हृदय संरचना का सचित्र वर्णन आ जाएगा। फिर मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या करनी कि 2 बार रक्त किस तरीके से गुजरता है। उसके बाद अगला है मानव में दोहरा परिसंचरण का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण का नामांकित चित्र आ जाएगा। अगला प्रश्न है शिरा व धमनी के अंतर बताना है, शिरा और धमनी में अंतर। तो शिरा जो होती है वो रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है, यानी कि अपना शरीर है, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय के अंदर रक्त लेके आना शिरा का काम है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाना धमनी का कार्य है। तो इसके आगे अपने कोई दे रखे हैं। उसके बाद पादपों में जल तथा भोजन पदार्थों का परिवहन समझाइए कि जल जाइलम के द्वारा होता है, भोजन फ्लोएम के द्वारा हो, तो उसको अपने समझाना है। इसके बाद मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का। उसके बाद मानव नेफ्रॉन का नामांकित चित्र अपने को बनाना है, मानव नेफ्रॉन का नामांकित चित्र इस तरीके से अपने बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव उत्सर्जन की क्रियाविधि, सचित्र भी बोल सकता है कि सचित्र समझाइए, जहाँ सीधी क्रियाविधि अपने से पूछ सकता है। और ये पूरी की पूरी थ्योरी, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो सीधा आपने इसको याद रखना है। और इसके आगे जो अपना पाठ आता है वो होता है नियंत्रण एवं समन्वय आता है, 7वां अध्याय है अपना, जिसमें से 8 नंबर का पाठ होगा। कुल 5 प्रश्न, 3 वस्तुनिष्ठ होंगे, 1 अति लघुतात्मक और 1 दीर्घात्मक। तो इसमें अपने को दे रखा है पहला तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई। तो तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई जो है वो न्यूरॉन है, या इसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव का जो समन्वय केंद्र है जिसको कंट्रोल करता है मस्तिष्क आ जाएगा। तीसरा मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं। तो ये अगर मस्तिष्क के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रण होती है मेरुरज्जु द्वारा होती हैं। 5वां है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु के अंदर ही बनते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय संबंधन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसके अगला है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के अंदर जिसको अपने न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान हो तो उसको अपने सिनेप्स कहते हैं। 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें से अपना जो साइटोकाइनिन है वो क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन है। बाकी सारे के सारे मनुष्य हार्मोन हो जाएंगे, आदमी के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्यों के अंदर। और ये जो 4 नंबर पे है साइटोकाइनिन, पादपों के अंदर पाया जाता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो मास्टर ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। इसके बाद शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो प्रधान जो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष है। मास्टर ग्रंथि है तो हाइपोथैलेमस बोलना है, और सीधी अगर मास्टर ग्रंथि अपने से बोलता है तो पीयूष है। इसके बाद इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नर जनन हार्मोन है। तो नर के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है, जननांग के लिए जो हार्मोन पाया जाता है वो आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद 13वां प्रश्न है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो गले के अंदर आपने को देखा होगा सूज आता है वो आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गले के अंदर सूज जाता है गला। 15वां प्रश्न है अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों का स्त्राव कहलाता है। अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों का स्त्राव वो हार्मोन कहलाता है। आगे खाली स्थान दे रखे हैं। 16वां कि पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। 17वां है परागनलिका का बीजांड की और वृद्धि करना खाली स्थान का उदाहरण है, तो रसायनुवर्तन होगा। 18वां प्रश्न है हार्मोन पादप के अग्रभाग शीर्ष से संश्लेषित होता है। ऑक्सिन जो है वो हार्मोन पादप के अग्रभाग से संश्लेषित होता है। 19वां पादप वृद्धि संदमक हार्मोन है, तो एबेसिक अम्ल आ जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर है हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है, तो ये हार्मोन क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अति लघुतात्मक प्रश्न, कौन सा हार्मोन तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है, तो जिबरेलिन आ जाएगा इसका आंसर, जो तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। सुई मुई जिसको मिमोसा पुंडिका भी कहते हैं, पादप की पत्तियों में कौन सी गति होती है, तो कंपानुकंचन होती है। 23वां प्रश्न कि पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति का उदाहरण है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं कंपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि व याददाश्त के लिए उत्तरदायी है, तो पर मस्तिष्क इसके लिए उत्तरदायी है। मेंडुला ओब्लागेटा कहाँ स्थित होता है, तो पश्च मस्तिष्क के अंदर ये स्थित होता है, यानी कि पीछे की साइड। आगे मेंडुला ओब्लागेटा का कार्य क्या है, तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं रक्तदाब हो गया, लार आना हो गया, वमन का नियंत्रण करना है। 28वां है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है वो थायराइड होती है। मिश्रित ग्रंथि का नाम अग्नाशय है। फल पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एथिलीन है, जो फल पकने के लिए है। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न की निबंधात्मक प्रश्न के अंदर आ गया कि पहला तो है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, और इसके बाद पूछ रहे कि कार्य भी लिखने हैं और इसका नामांकित चित्र भी बनाना है। तो तंत्रिका तंत्र है वो एक क्रियात्मक और एक संरचनात्मक इकाई है। इसके 3 भाग होते हैं, कोशिका काय होता है, द्रुमिका होता है और एक्सोन होता है। और ये इसके बाद इनके कार्य आ जाएंगे, न्यूरॉन के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। तो ये इसके कार्य अपने को ढंग से याद करके जाने हैं। उसके बाद इसका ये सिंपल सा डायग्राम, तो कई बार आपसे सीधा ही पूछ सकता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। आगे 32 नंबर है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। यहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करे वहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर, और इसी के अंदर पूछ रखा है कि मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका अपने को पहला है कि ग्राही संवेदनशील अंग होते हैं जो पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। यहाँ इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, संबंधित उचित अनुक्रिया की जाती है। यदि ग्राही उचित कार्य नहीं करेगा तो संबंधित अनुक्रिया उचित नहीं होगी। उसके बाद अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर अंतर, तो अनैच्छिक क्रिया के अंदर अपने को लिखना है यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। प्रतिवर्ती ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जो अचानक सहज होती है। उदाहरण जैसे हृदय का धड़कना है, तो हृदय का धड़कना मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होगा, सांस लेना, पाचन करना। उसके बाद जो प्रतिवर्ती क्रिया उसके उदाहरण हो जाएंगे छींकना हुआ, मुँह में से लार आना। और अगला अपने से पूछा था कि मस्तिष्क का नामांकित चित्र, तो ये आपका नामांकित चित्र इस तरीके से बना देना है। अगला है पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। दूसरा पादप में प्रकाशानुवर्त गति किस प्रकार होती है। सुई में पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो ये अपने को इसके अंतर अपने को बता देने हैं। पहला तो है पादपों में रासायनिक समन्वय आ जाएगा, तो कौन कौन से रासायनिक होते हैं पादपों के अंदर। तो ऑक्सिन किस काम के लिए आता है, तो अकेला पूछ सकता है कि ऑक्सिन का क्या कार्य है। तो पादप की शीर्ष लंबाई में वृद्धि करना,
दूसरा है जिबरेलिन आ जाएगा, पादप के तने की लंबाई की वृद्धि करना, साइटोकिनिन आ जाएगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, एथिलीन आ जाएगा, फलों का पकना। तो ये चारों जो हार्मोन पाए जाते हैं इनके क्या कार्य हैं वो भी अपने को अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद प्रकाशनवर्त के कारण अपने को तो तना प्रकाश की दिशा में मुड़कर तथा जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़कर अनुक्रिया करती है, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी कि जो तना है वो तो जिस तरह प्रकाश उस तरह मुड़ जाएगा और जो जड़ है वो उसकी उल्टी साइड में मुड़ जाएगी। छुई मुई गति और मनुष्य की टांग की गति, तो ये आपको यहाँ से सीधा पढ़ लेना है कि छुई मुई गति और मनुष्य की टांग की गति में क्या अंतर है। फिर आ जाएगा 34 नंबर प्रश्न, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। दूसरा पॉइंट है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु तंत्रिका एवं हार्मोन की तुलना। और तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव इनके कार्यों को सारणीबद्ध कीजिए। तो ये सारे के सारे अपने को यहाँ से देख के कर लेने हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा लिखिए, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक होने वाली अनुक्रिया जो उद्दीपन से संभाविक उत्पन्न हो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और उसके बाद इसका अपने को जो डायग्राम है वो डायग्राम इस तरीके से अपने को इसका बना देना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है जो बायोलॉजी का लास्ट है कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये भी अपना 7 नंबर का पाठ आएगा टोटल, जिसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 2 लघुत्तरात्मक होंगे और 1 क्या होगा दीर्घोत्तरात्मक होगा। तो पहला है अपना लघुत्तरात्मक प्रश्न करते हैं। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। तो या यूं भी आ सकता है कि नई जाति के उद्भव में कौन कौन से कारक सहायक हैं। तो इसके उत्तर अपने को लिख देने हैं। 2 उपसंविष्टों में भौगोलिक पृथक्करण हो जाने से वे परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते। उसके बाद लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं। तीसरा है प्राकृतिक चयन और चौथा है अनुवांशिक विचलन। उसके बाद समजात व समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको बताना है, समजात और समरूप अंग। उसके बाद आ जाएगा मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए जब उन्होंने लंबे तथा बौने पौधों में संकरण करवाया। तो F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का लक्षण प्रारूप आपको लिखना है। अगला प्रश्न है एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों। तो इसके आंसर सीधे आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं, इसमें कुछ समझाने की तो कोई ज़्यादा इसमें बात नहीं है। तो आगे आ जाएगा कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी में से विभिन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार हुआ। छठा प्रश्न आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका उद्भव कहाँ हुआ, वहाँ से पूरी पृथ्वी पर इसका विस्तार कैसे हुआ। तो ये आपको इसका बता देना है कि आधुनिक का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है, याद रखना है। और किस तरीके से इसका उद्भव हुआ ये आपको बताना है। आगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई समझाइए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उसके बाद डार्विन का जैव विकास के संबंध में क्या योगदान रहा, डार्विन का जैव विकास के संबंध में क्या योगदान रहा। उसके बाद 9वां प्रश्न है क्या होता है जब मटर के शुद्ध पौधे व शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। F1 पीढ़ी तथा F2 पीढ़ी का अनुपात बताइए। तो अच्छे से याद करके जाना है F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होता है। 10वां प्रश्न है जीवाश्म कितने पुराने हैं, यह जानने हेतु समय निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 11वां है निम्न समजात अंग तथा समरूप अंग बताइए। तो इसमें से समजात अंग और समरूप अंग अपने को बताने हैं। 12वां प्रश्न है स्पीशीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है कैसे। अगला प्रश्न है आणविक जाति वृत्त क्या है, और उसका सेकंड पॉइंट है कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में वंशागत होती हैं। इसके बाद बड़े प्रश्न आ जाएंगे दीर्घ उत्तरात्मक। तो इसमें द्विसंकरण संकरण से समझाइए कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आलेख बनाकर समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके जाना। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आरेख बनाकर समझाइए। अगला है जीवाश्म क्या है, यह जैव विकास के प्रक्रम में क्या दर्शाते हैं। अगला वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति विशिष्ट जीवों की संख्या समविष्ट में बढ़ जाती है।
अगला है जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं समझाइए। और इसके बाद जो अभी तक अपने किया छठे, सातवें और नौवें पाठ में से उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप सीधे अगर आपको पढ़ने हैं, इसका अपने आप को खुद का रिवाइज करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको आप देख लेना और इनके आंसर आप खुद अपने आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये पाठ अपने छठे पाठ में से सारे के सारे छठे, सातवें और आठवें प्रश्न में से जो अपने अभी तीनों पाठ किए हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे लिए गए हैं। तो इनको आप ऊपर अपने कर चुके हैं इनके आंसर। तो यहाँ तो वहाँ से आप कर लेना, जहाँ आपके पास जो पासबुक होती है उसके अंदर भी इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है शेखावटी मिशन 100। जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये जानकारी, ये जो क्लास है वो कैसी लग रही है, वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और आगे जो आपके सहपाठी हैं, आपके भाई बहन जो 10वीं क्लास के पेपर देने वाले हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करें। इतना सा निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर भी ज़रूर कर देना है। तो इस तरीके से मानव मस्तिष्क का नामांक चित्र हो गया। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए उनके कार्य, और उसके अथवा में अपने को दे रखा है जंतुओं में नियंत्रण संपन्न के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। चित्र बनाकर मानव में 4 अंतःस्रावी ग्रंथों की स्थिति दर्शाइए। मानव में इंसुलिन व थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। तो ये था अपना पूरा का पूरा तीनों चैप्टरों का पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और इसके बाद आगे अपने जो चलेंगे फिजिक्स वाले जो चैप्टर आएंगे उनको अपने कल की क्लास के अंदर, कल की वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।